ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज होगा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन, जहां पर आपके वेदांता से, लाइफ से या भगवत गीता से कनेक्टेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका हम उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। तो आज के हमारे Q&A सेशंस में कुछ मुख्य क्वेश्चंस हैं, जैसे कॉर्पोरेट वर्क में जो प्रेशर होता है या स्ट्रेस होता है उसको हम कैसे मैनेज करें, अपने गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन में कैसे बैलेंस बनाएं, किस तरह से अपने जीवन में सक्सेस को हासिल करें और अपने डिजायर्स को, जो अपने मन में डिजायर्स उठ रही है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। इसके अलावा और भी कई तरह के क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए अंत तक। शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। हर सोमवार को होता है हमारा भगवत गीता चांटिंग का सेशन, जो केवल और केवल जूम पर होता है। तो यदि आप कोई भी उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम के लिंक दिए और साथ ही गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया है, तो आप प्लीज गूगल फॉर्म को भर दीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और इस सोमवार से हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 2 की चांटिंग, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम तत्सत। आई होप कि आपको इस प्रेयर का अर्थ पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में दे दीजिए कि आपको इसका अर्थ जानना है। इसके अलावा आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, जो हम महीने के पहले शनिवार को लेते हैं, या आप टेलीग्राम में भी आपके क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पवित्रा जी का। वो पूछते हैं, यू ऑलवेज से डोंट फोकस ऑन ट्रीटिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस बट फोकस ऑन फाइंडिंग द कॉज एंड देन ट्रीट द कॉज। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द कॉज? तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर कुछ भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप उस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट मिला है या जो आउटकम है, इफेक्ट है, उसके ऊपर ध्यान न दें, लेकिन उस इफेक्ट का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, उसे फाइंड आउट करो और उसको ट्रीट करो। और एक बार अगर रूट कॉज को आपने ठीक कर लिया तो इफेक्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। सो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन पवित्रा जी, जिस तरह से अगर हमें कोई सर दर्द है या इस तरह की कोई पेन है, कुछ प्रॉब्लम्स है या दांत में दर्द है वगैरह, सो डॉक्टर पहले देता है पेन किलर्स, या हम खुद ही जाके ले लेते हैं पेन किलर्स। 4 दिन के बाद सर दर्द फिर आता है, फिर पेन किलर लेते, फिर 2-2 दिन में आता है, फिर पूरे दिन भर में। जब मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है तो फिर से पेन शुरू हो जाता है। सो एक होता है पेन किलर जो आपको टेम्पररी रिलीफ देता है, दूसरा है मेडिसिन जो आपको क्योर करता है। सो व्हाट डू यू प्रेफर, पेन किलर्स और मेडिसिन? ऑब्वियसली मेडिसिन, क्योंकि हमें पेन किलर टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन वो हमारा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सी फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हेडेक है, तो हो सकता है एक बार आपने सोचा होगा कि ऐसी कोई हेडेक आ गया है, तो हमने टेबलेट ले ली, पेन किलर ले लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, फिर आपको लगा कि ये तो बार बार हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहेगा कि एक बार आईसाइट चेक करवा लो। तो जब आप आईसाइट चेक करवाते हो तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम है। सो प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोस आपने क्या किया कि चश्मे का नंबर आपका चेंज हो गया है और इसलिए आपको सरदर्द होता था। नाउ डू यू नीड टू टेक पेन किलर्स? नो। क्यों? क्योंकि आपको कॉज पता है और उस कॉज की वजह से पेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है। तो अब आपको हेडेक के लिए पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपने चश्मे का नंबर बदलवाना जरूरी है। अब आपका मूल क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द कॉज? मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
अ साइंटिस्ट एंड अ फिलोसोफर। देखिए, 4 तरह के लोग होते हैं अपने इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी के हिसाब से। पहले 2 जो लोअर लेवल के, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक साइंटिस्ट और एक फिलोसोफर, जो थिंकर है, जो लॉजिकल सोचते हैं। उन दोनों में क्या अंतर है? सो साइंटिस्ट ये कहता है देयर इज अ ग्रेविटेशन लॉ, कि अगर आप कोई वस्तु ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो नीचे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से नीचे आती है। दैट्स अ लॉ विच इज वेरी लॉजिकल, और बिल्कुल सही बात है ये। फिलोसोफर यहां से एक स्टेप और आगे जाते हैं। फिलोसोफर कहते हैं यस देयर इज अ लॉ, वी डोंट डिनाई इट, बट हु क्रिएटेड दिस लॉ? सो दैट वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता कि ये लॉ किसने बनाया है। सो ये बात आती है एक स्टेप आगे की सोच की या गहराई के सोच की। सो इन शॉर्ट, अगर आपको ये पता करना है कि किस तरह से हम उस कॉज को पता कर सके, तो उसका मूल सॉल्यूशन एक ही है, यू हैव टू डेवलप योर थिंकिंग। आपको अपनी थिंकिंग, रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप करनी है, ताकि अगर आपकी शार्प इंटेलेक्ट है तो वो ज्यादा पेनिट्रेट कर सकती है कॉज की तरफ, और वो ज्यादा डायग्नोस कर सकती है प्रॉब्लम को। देखिए, प्रॉब्लम को डायग्नोस करना ही मुश्किल है, ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं है। एक बार सही डायग्नोस हो गया तो ट्रीटमेंट कोई मुश्किल बात नहीं है। और फिर वो चाहे मेडिकल फील्ड में हो या कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, यू हैव टू फाइंड द कॉज। और थिंकिंग को डेवलप करने के लिए क्या करना होगा? स्टडी द शास्त्रा। व्हाई आई एम सजेस्टिंग शास्त्रा? आप साइंस भी पढ़ सकते हो, बट अभी जैसे हमने कहा, साइंस हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, वेयर एज फिलोसोफर्स जो है या शास्त्र जो है, वो आपके हाईएस्ट ट्रुथ को प्रेजेंट करते हैं लॉजिकली, साइंटिफिकली। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। इन कर्म योगा we have to focus on our actions and not on the results. If we completely focus just on our actions and ignore our goals, would we still succeed in achieving our goals? हमने कर्म योगा में ये सीखा कि हमें अपना फोकस जो है अपने कर्म की तरफ देना चाहिए, ना कि रिजल्ट की तरफ देना चाहिए। लेकिन अगर हम अपना सारा फोकस कर्म की तरफ देंगे, रिजल्ट के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, तो क्या रिजल्ट निग्लेक्टेड नहीं हो जाएगा? क्या रिजल्ट को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं? और अगर रिजल्ट को इग्नोर कर रहे हैं तो हमें सक्सेस मिल पाएगी? देखिए, भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47 ऑफ कोटेड श्लोका है ये। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। यानी आपका अधिकार, कर्मण्ये कर्मणि एव अधिकारः ते, आपका अधिकार केवल कर्म तक सीमित है। मां फलेषु कदाचन, फल में आपका कोई अधिकार नहीं। आपका अधिकार नहीं यानी आपका कोई कंट्रोल नहीं है वहां पर। आपका कंट्रोल या आपके हाथ में जो है केवल आपका कर्म है, रिजल्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच प्लेज द रोल। मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। डू नॉट बी द ऑथर ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्शन, लेट योर अटैचमेंट नॉट बी टू इनएक्शन। यानी आप रिजल्ट को अपने हाथ में नहीं ले सकते, वो आपके हाथ में नहीं है। और ना ही आप इनएक्शन से यानी निष्कर्मता से आप आसक्त हो जाए, आलस्य से, तमस से आप आसक्त हो जाए। ना तो आपको तमस चाहिए ना रजस चाहिए। इन शॉर्ट यहां पे ये बताया, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जिनका फोकस रिजल्ट पे होता है, वो राजसिक प्रवृत्ति है, और जो कर्म ही नहीं करना चाहते वो तामसी प्रवृत्ति है। तो ना तो रजस में जाना है ना तमस में जाना है, लेकिन आपका फोकस कहां होना चाहिए? कर्म में। अब यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। You cannot achieve success by thinking about success
और रिजल्ट्स। आप कभी भी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते अगर आप केवल सक्सेस के बारे में सोचते हैं या रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस क्या है? सक्सेस इज एन इफेक्ट। देयर इज अ कॉज, देयर इज एन इफेक्ट। सक्सेस इज एन इफेक्ट। सक्सेस जो एक परिणाम है, और उसका कारण क्या है? जो हमारा कर्म है वो उसका कारण है। अगर कारण सही है, अगर आपका कर्म सही है, तो डेफिनेटली इफेक्ट सही होना स्वाभाविक है। क्योंकि इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कारण क्या है? जैसे आम के बीज से बबूल का पेड़ नहीं आएगा, जैसा बीज है उसी का पेड़ उसमें से आएगा। तो जब आप कभी आम का पेड़ देखते हो तो आप ये डेफिनेटली कह सकते हो कि ये आम के बीज से आया है, बिकॉज यू नो द कॉज एंड देन देयर इज एन इफेक्ट। राइट एक्शन अगर है, राइट रिजल्ट आपको मिलेगा। रॉन्ग एक्शन है तो रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। जैसा आपका कर्म है उस हिसाब से आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। प्लस इट्स नॉट जस्ट योर एक्शन, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे आत्म कृपा है, गुरु कृपा है, ईश्वर कृपा है, माता पिता की कृपा है, पितृ कृपा है। तो हर एक व्यक्तियों की कृपा है, वैसे ही हर एक व्यक्तियों की बद्दुआ भी लग सकती है। सो बी केयरफुल। तो आपके वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपके रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका कर्म सही होते हुए भी कई बार रिजल्ट नेगेटिव मिल सकता है, पॉसिबल है। बट देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। लॉ ऑफ कॉजेशन इज देयर, लॉ ऑफ कर्मा इज देयर, लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर देयर। सो यहां पर हम फलम को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फलम को मद्देनजर रखते हुए उस फलम को पाने के लिए, उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं अपने कर्मों के माध्यम से। और फिर हम अपना कर्म के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि कर्म सही होना चाहिए। जैसे जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका फोकस एग्जाम में होता है, रिजल्ट क्या आएगा उस पर नहीं होगा। आप एग्जामिनेशन पेपर में पेपर मिलने के बाद में ये कैलकुलेट करना नहीं शुरू करते, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये आता है, ये आता है, इसमें मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे, ये मिलेगा। आप वहां पे वो नहीं करते। आप वो जो 3 घंटे का पीरियड है वहां पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर जर्नी, नॉट ऑन द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो अपने आप पहुंच ही जाओगे अगर आप जर्नी के सारे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो। सो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। सो ये थर्ड क्वेश्चन है रोहित जी का। इन कर्म योगा चैप्टर 3 वर्स 27, ये उन्होंने रेफरेंस दिया है चैप्टर 3 वर्स 27 में। इट इंक्लूड्स गुणास। यहां पर एक शब्द है गुणास के ऊपर। While attending the session, Guruji told that this gunas don't mean सत्व रजस तमस। ये जो गुणास का मतलब यहाँ पे सत्व रजस तमस से नहीं है। अगर ऐसा है, then what this गुणास means, तो फिर ये गुणा का अर्थ इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? हर एक शब्द का कॉन्टेक्चुअली अलग मतलब हो सकता है। तो यहां पर हम बात करते हैं डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ गुणास। अलग अलग अर्थ क्या है गुणास के। सबसे पहले आप गुणास को आप ले सकते हो सत्व, रजस और तमस में। ये 3 गुणास है, क्वालिटीज हैं। दूसरा गुणास का मतलब है वर्च्यूज या अच्छी क्वालिटीज। हम कहते हैं ना वो बड़ा गुणवान है, उसमें अच्छे गुण है तो हम कहते हैं गुणवान है, वैसा। तो वर्च्यूज है या क्वालिटीज है, उसको भी हम गुणा कहते हैं। तीसरा, पाणिनि मुनि ने, पाणिनि यानी संस्कृत ग्रामर में जो पाणिनियन ग्रामर है उसमें पाणिनि मुनि ने गुण एक शब्द एक टेक्निकली उन्होंने यूज किया है। एंड गुणा लेटर्स आर डिफाइंड देयर विद द नेम ऑफ गुणा। तो गुणा लेटर्स यानी अ, ए, ओ इन संस्कृत ग्रामर एज पर पाणिनि मुनि। तो वो ये 3 लेटर्स हैं, अ, ए और ओ को गुणा लेटर कहते हैं। फिर गुणा का एक और मतलब है मॉडिफिकेशंस या विकारा।
और यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में गुणा का मतलब है, जहां पर ये गुणा को बताते हैं प्रकृति गुणा, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति, और यहां पे उसका अर्थ है आपका शरीर, मन और बुद्धि, यानी आपका ये बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स है पूरा, इसको यहां पर गुणास बताए गए, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ योर प्रकृति। जिस तरह से ये जगत जो मैक्रोकॉस्म है वो भी एक प्रोडक्ट है, और उसी तरह से ये माइक्रोकॉस्म जो इंडिविजुअल है, जीवा है, वो भी एक प्रोडक्ट है, और ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो, उसको हम कहते हैं गुणास। सो बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स इज द गुणास हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब रोहित जी का ही चौथा क्वेश्चन है। सो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इफ डिजायर्स फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स आर नेवर एंडिंग, then how do we stop the desires arising in the mind at the first stage itself? अगर ये जो वर्ल्डली प्लेजर के प्रति, ये जो भौतिक सुख के लिए जो हमारी इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती, वो आग की तरह है, आप उसमें जितनी भी लकड़ियां डालो वो आग की भूख कभी बुझती नहीं है, तो उसी तरह ये डिजायर्स है विच इज अनएंडिंग। और ये केवल, इनका एक और कहना है कि वो केवल आत्म या ब्रह्म ज्ञानम से ही वो डिजायर्स खत्म हो सकती है, या आप उस डिजायर से ऊपर उठ सकते हैं। मगर इनका मूल क्वेश्चन है कि हम कैसे इन इच्छाओं को वहीं रोक दे जब वो बीज रूप में पनपती है, when it is arising in the mind at the first stage itself, ताकि वो बड़ा रूप लेने से पहले ही हम उसे काट दें। बिल्कुल सही बात है, निप इट इन द बड इटसेल्फ, यानी जब वो बडिंग स्टेट पे है या वो अंकुरित स्टेज पे है, तभी जो डिजायर्स, इस तरह की जो डिजायर्स जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए बंधकारक हो सकती है, वैसे डिजायर्स को वहीं पे काट देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। सो उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि क्या सत्संग से, यस बिल्कुल, सत्संग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सत्संग से आप अपनी जो इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं उनसे आप ऊपर उठ सकते हैं। दूसरा, बीइंग अवेयर, आप ये अवेयरनेस डेवलप कीजिए कि मेरा परसेप्शन क्या, मैं क्या देख रहा हूं रेगुलरली, मैं क्या सर्च कर रहा हूं, क्या चीज है जो मेरी इंद्रियों को अट्रैक्ट करती है। इट कुड बी एनी ऑफ दिस 5 सेंसेस, तो वो क्या चीज है, यानी उसके प्रति आपका रुझान ज्यादा है, सो उसके प्रति आपकी डिजायर्स बढ़ सकती है। फिर कई लोग होते हैं, हाँ चलो ऐसे टाइम पास के लिए हम जाते हैं मॉल में, विंडो शॉपिंग करेंगे। जब आप विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप केवल विंडो शॉपिंग नहीं करते, जब द वेरी थॉट इटसेल्फ कि विंडो शॉपिंग करके आते हैं, इसका मतलब है आप कुछ ना कुछ माइंड में वहां से कलेक्ट करके लेके आएंगे, और बाद में जाके आपका मन करेगा या डिजायर्स पैदा होगी कि मुझे वो चाहिए। देखिए, डिजायर्स ऐसा नहीं कि पहले थॉट से डिजायर हो जाती है, सबसे पहले होता है थॉट। आपने परसीव किया कोई भी चीज को, आपने देखा सुना वगैरह, आप वो परसेप्शन हो गया। परसेप्शन होने के बाद में आपने उसके साथ आइडेंटिफाई किया, रिलेट किया, फिर आपके अंदर वो थॉट आता है आई लाइक इट। वो थॉट आने के बाद में आता है लाइक्स, आई लाइक इट। और लाइक्स जब बढ़ती जाती है, आप दोबारा सोचते हो उसके बारे में, और फिर वो बाद में धीरे धीरे डिजायर्स का रूप बन जाती है। और वो डिजायर्स को अगर आप तब भी कंट्रोल नहीं करोगे तो वो ऑब्सेशन का रूप ले लेती है। वो ऑब्सेशन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति या सिंहासन के प्रति भी हो सकता है। हम किस तरह की चीजों को एंटरटेन करते हैं, कहां पर जाने अनजाने में, कई ज्यादातर ये अनजाने ही होता है, कहां हम फिसल जाते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो सबसे पहले ये अवेयरनेस डेवलप करना है। और कब करना होगा? अर्ली मॉर्निंग। हम सुबह की अलार्म भी लगा देते, भैया कल से तो जल्दी उठना ही है, तो जल्दी उठने की अलार्म लगाते हैं। फिर उठने के बाद में, अब तो ठंडी का मौसम है, 5 मिनट और 5 मिनट और, वो स्नूज चलता रहेगा 5 मिनट 10 मिनट का। नो, ये जो है वो तमस को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे हमें तमस को खत्म करना है, और इसलिए वो 5 मिनट और नहीं, जब अलार्म बज गई तुरंत उठना है, या अलार्म को इतनी दूर रखो
कि उधर उठकर जाना पड़े और उठ जाए हम। या आप ऐसा कर सकते कि आप अपने ऊपर पानी का स्प्रे कर लो एंड यू विल बी अवेक देन। पहला है सत्संग को डेवलप करना, दूसरा है अवेयरनेस को डेवलप करना है, और तीसरा है कीप अ हायर गोल इन लाइफ। अपने जीवन में कोई ऊंचा लक्ष्य है वो निर्धारित कीजिए, गोल्स, और उसको उस ऊंचे गोल को हासिल करने के लिए जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वो आप डिसाइड कीजिए और उसके टाइम फ्रेम बनाइए कि इतने टाइम में मुझे ये सब करना है। तब जाके आप टाइम के हिसाब से चल पाओगे। यानी पहले जो तमस है उसको अटैक करना है, उसमें रजस को इंजेक्ट करना है। उसके बाद रजस को सत्संग द्वारा, अध्ययन द्वारा, स्वाध्याय द्वारा उस रजस को सत्व में बदलना है। सत्संग का दो फायदे हैं। एक, आप सत्संग अगर करते हैं तो डेफिनेटली उस समय कुछ गलत काम तो नहीं करोगे, और दूसरा, यू विल बी डूइंग समथिंग बेटर, समथिंग गुड। इसलिए सत्संग इज डेफिनेटली बेटर है, बट उसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस वो जरूरी है, हायर गोल का होना जरूरी है, एंड मूव फ्रॉम तमस टू रजस टू सत्वा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन श्रीलता जी का। इज इट पॉसिबल दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम all the jivas will attain moksha through knowledge and there is no new or few births on this planet? क्या यह संभव है कि सारे के सारे लोग एक ही दिन में, एक साथ में, एक मास में मोक्षा मिल जाए, एक साथ सबको नॉलेज मिल जाए और एक साथ सबको मोक्षा मिल जाए नॉलेज द्वारा, और या कम से कम ज्यादातर लोगों को मिल जाए, थोड़े बहुत रह जाते क्या करें? ऐसा पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। अब वो कैसे पॉसिबल है? द मोमेंट एक बंदा अगर ये रियलाइज कर लेता है कि मैं मुक्त पुरुष हूं, वो एक बंदा अगर रियलाइज कर लेता है तो ये सारी दुनिया उसके लिए मुक्त हो जाती है। अगर आप ये रियलाइज कर लो कि आप मुक्त हो, सारी दुनिया मुक्त हो जाएगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, इससे क्लियर पता चलता है कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स हमारा स्ट्रांग नहीं है। हमें चाहिए कि जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स ऑफ वेदांता, वो पक्का होना चाहिए। वेदांता का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तब कोई भी आपको शेक नहीं कर सकता, कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता। एक बार आप अपना फंडामेंटल बिल्कुल पक्का कर लो, स्ट्रांग कर लो, उसके बाद आपको जिसको सुनना है सुने। आप इस्लामिक टेक्स्ट सुने, आप बाइबल पढ़े, जो भी पढ़ना है पढ़े, किसी भी टेक्स्ट को पढ़े, आप उसके भावार्थ को समझ सकते हो एक बार आपको विजन मिल जाता है तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, व्हाट इज मोक्षा का स्थिति क्या है या बिना मोक्षा के स्थिति क्या है। हम कई बार ये बताते हैं कि ये जो जगत है ये ड्रीम अवस्था की तरह है। जब तक हम ड्रीम में हैं, स्वप्न अवस्था में है, स्वप्न हमें वास्तविक लगता है। अब मान लो आप कोई स्वप्न देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत दुख से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, विच इज वेरी गुड। बट जैसे आप उठ जाते हो, तब भी क्या आपको लगता है कि आपको उनकी सेवा करनी है? क्या अब भी, मैं तो बाहर आ गई हूं ड्रीम से, मगर अब भी जो ड्रीम में इतने सारे लोग थे, कई तो मेरे सगे संबंधी थे, क्या आपको अब भी लगता है कि उनको मुक्ति मिलनी है? नहीं। जैसे ही आप ड्रीम अवस्था से बाहर आ गए, आप ये समझ जाते हो कि वो एक स्वप्न मात्र था, और फिर वो चाहे वो नाइटमेयर ही क्यों ना हो, बट अब उस नाइटमेयर पे भी आप हंसोगे कि कैसे उस स्वप्न से मैं डर गया था या डर गई थी। और ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप स्वप्न से बाहर आ गए, स्वप्न डिसअपियर हो जाता है आपके, और कुछ क्षणों में या तुरंत ही आप उसको भूल भी जाते हो। तो ऐसा नहीं कि जैसे आपको मोक्षा मिला ये वर्ल्ड जो है डिसअपियर हो जाएगा। जब तक प्रारब्ध कर्म बचे हैं आपके,
आपकी प्रारब्ध कर्मा को पूरा करने के लिए जब तक आप इस देह में हैं, जब तक आपको जीवन मुक्त तो हो गए, लेकिन जब तक आपको विदेह मुक्ति नहीं मिलती है तब तक आप इस जगत में काम करते रहेंगे। लेकिन कैसे काम करते रहेंगे? वैसे ही जैसे ड्रीम अवस्था से बाहर आने के बाद आप ड्रीम को याद करके मुस्कुराते हो और मुस्कुराते हुए आप ये वेकिंग वर्ल्ड में आ जाते हो, वैसे ही जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है कि मैं ऑलरेडी मुक्त हूं, ये आपने नॉलेज हासिल कर लिया, उसके बाद में दिस वर्ल्ड यू एंजॉय लाइक अ ड्रीम। चाहे वो दुख है या सुख है, वो हर एक परिस्थितियों में आप एंजॉय करते हो, बिकॉज यू ट्रीट इट लाइक अ ड्रीम ओनली। मेन चीज है यहां पे कि हम अपने बाइंडिंग डिजायर से ऊपर उठ जाएं, और एक बार जब आप बाइंडिंग डिजायर से बाहर आ जाते हो, देन लाइफ बिकम्स द स्पोर्ट्स फॉर यू। देखिए, हम ये हमारा स्टॉक एग्जांपल है। जब आप छोटे बच्चे थे तो बारबी डॉल के साथ में खेलते होंगे, या फिर वो होते हैं ना बच्चों का किचन विचन है, कुकरी, छोटे छोटे बर्तनों के साथ में आप किचन किचन खेलते होंगे, या कोई बेटा है तो कार से या मोनोपोली गेम खेलते होंगे। अब जब आप बड़े हो गए तो आपको वैसी कोई डिजायर्स नहीं है बारबी डॉल के साथ खेलने की, बट स्टिल आप अपनी बच्ची को दे सकते हो बारबी डॉल और उसको बता सकते हो कैसे खेलना, आप उसके साथ खेल सकते हो, आप उसके साथ मोनोपोली गेम खेल सकते हो। तो आपको कोई शौक नहीं है लेकिन आप उसके साथ खेल सकते हो, बच्चों के लिए। और आप चाहे उसमें हारे या जीते, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप ये जानते, ये हार और जीत जो है, ये सब, ये खेल जो है, ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। सो मिथ्या को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। तो उसी तरह से जब आपको मोक्ष मिल जाता है तो सारी दुनिया को मोक्ष मिल जाता है आपके लिए। सो ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे मोक्ष मिलता है, यू आर ऑलरेडी मुक्त पुरुषा, बट यू जस्ट हैव टू रियलाइज दैट आई एम अ मुक्ता। सो हमारा अगला क्वेश्चन है पवित्रा जी का, हाउ टू हैंडल कॉर्पोरेट वर्क प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, competitions and stress caused by all of this। तो इन शॉर्ट अगर ये पहले 3 कवर हो जाते हैं, उसको हैंडल कर लिया, तो स्ट्रेस अपने आप चला जाएगा। सो हमारी ऐसी मान्यता है कि ज्यादा वर्कलोड होने से स्ट्रेस हो सकता है, कंपनी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं तो स्ट्रेस हो सकता है, या हमारे भी हो सकते हैं तो भी स्ट्रेस हो सकता है। और कंपनी में, किसी भी कंपनी में या कॉर्पोरेट में आप काम करते हैं या कोई भी फील्ड में आप काम करते हो, देयर इज अ कंपटीशन। कंपटीशन हर जगह है, बट क्या आप कंपटीशन को अपने दिमाग में बैठाते हो क्या? वो सोचने वाली बात है। और इन सब चीजों से हमें स्ट्रेस मिलता है। सो सबसे पहला है वर्क प्रेशर। इट्स नॉट द वर्कलोड विच कॉजेस स्ट्रेस। ये जो वर्कलोड है, एक्स्ट्रा वर्क है, ओवरलोडेड वर्क है, ये स्ट्रेस का कारण नहीं है। स्ट्रेस का कारण क्या है? उस कर्म के पीछे मेरा जो कर्तृत्व भाव है, वो स्ट्रेस का कारण है। क्या आपको भी लगता है वाकई में कि वर्कलोड होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है? नहीं। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या व्यू हैं इस विषय में। पान वाला के पास भी 24 आवर्स है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 आवर्स है, और यहाँ के जो वेल्दी पीपल है वो भी जो है उनके पास भी 24 आवर्स है। लेकिन सबके काम करने का तरीका अलग है, सबका काम अलग है, वर्कलोड सबका अलग है। किसी के पास दिन भर में 2 काम आएंगे, उसके लिए भी ज्यादा। प्यून को आप कोई काम दे दो, उसके लिए वो काम ज्यादा है। क्लर्क को कोई काम दे दो, वो ज्यादा है। उनके सुपरवाइजर को कोई काम दे दो, वो उनके लिए ज्यादा है। और ऑफिसर क्या है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, किसका काम कम है? हर एक के पास वर्कलोड इनफ है। सो इट इज नॉट द वर्क विच प्रेशराइजेस यू, बट इट इज आई एम द डूअर। मैं करता हूं,
ये जो मेरा कर्तृत्व भाव है, ये कारण है मेरे स्ट्रेस का। दूसरा एक परधर्म। अगर हम कोई भी कर्म जो करते हैं, जो हमारा परधर्म है, वो अगर हम करते हैं तो वो स्ट्रेस का कारण है। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस। कंपनी के कई एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं कि आपसे, कि आप 8 घंटे में 16 घंटे जितना काम करो। अब मेरा एक सवाल है कि क्या आपके भी कंपनी से कोई एक्सपेक्टेशंस है कि भाई कंपनी ने मुझे हाइक देना चाहिए, काम ज्यादा दे रहे तो सैलरी ज्यादा देनी चाहिए, या 2 जन छोड़ के गए उसका काम हमें करना पड़ रहा है इसलिए सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए, या हमें प्रमोशन मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, पर्क्स है, प्रमोशन है, या फिर पे है, एक्स्ट्रा पे है, वो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं। सो जिस तरह से हम कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह से कंपनी हमसे एक्सपेक्ट करती है। इट्स लाइक बोथ साइड प्रॉब्लम है, ये एक साइड की नहीं है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वो क्यों नहीं कर सकते? और क्या आपकी सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है? क्या आपने सोचा कि भाई मुझे 1 लाख का पैकेज चाहिए पर मंथ का, लेकिन उन्होंने 75 दिया, आपने एग्री भी कर लिया, आपका एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मिल गया, बट फिर भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, योर चॉइस। तो वैसे ही आपके सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो पूरी तरह से, हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है कम मिले, ज्यादा मिले, जो भी, उसी तरह से उनके भी अपने एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। उनके अपने एक्सपेक्टेशंस है, या वो शो करेंगे कि हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, आपको ओवरलोडेड वर्क देंगे। खास तौर पे उनको एक ही चीज के बारे में पता है कि वर्क ज्यादा दो तो वो काम करेंगे, गधा मजूरी करेंगे। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज सात्विक कर्मा, दे ओनली अंडरस्टैंड राजसिक कर्मा एंड तमसिक कर्मा। सो तमस से रजस में लाना है, यही उनको पता है, और कोई फॉर्मूला उनको नहीं पता है कि रजस से सत्वा में कैसे लेके आए। यानी जहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो लेकिन स्ट्रेस ना हो। रजस में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, स्ट्रेस भी ज्यादा है। तमस में स्ट्रेस नहीं है लेकिन प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। सो सत्वा में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, स्ट्रेस नहीं है। सो दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू तमस एक्चुअली। अब उन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा है, आपकी अपनी कैपेसिटी, आपने एक्सपेक्टेशंस रखा है, उनकी अपनी कैपेसिटी है। सो हर एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हम थोड़ा बहुत स्ट्रेच करने की कोशिश मात्र कर सकते हैं, बट समझ लो कि वो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उतना ही हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो उसी तरह से आप भी उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, आपको अपने आप से भी ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि भाई मैं 30 के एज तक ये कर लूंगा, 35 में ये कर लूंगा, 40 के एज में ये, 45 तक ये, और 45 में तो रिटायरमेंट ले लूंगा मैं। बिल्कुल। सो know your potential, know your capacity and enhance your capacity। अगर आप उसको स्मार्ट वर्क से बढ़ा सकते हैं, कीजिए, जरूर कीजिए। दूसरी बात, इट्स योर इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग जॉब गिव्स यू स्ट्रेस। ये आपकी अपनी इनसिक्योरिटी है कि भाई मैं अगर जॉब छूट गया मेरा, तो मेरा क्या होगा? कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, नई नई वेव्स आती रहती यहाँ पे, सो मेरा क्या होगा? सो लेट्स कंटिन्यू। वैसे ही कंपनी को भी चाहिए कि अच्छे एम्प्लॉय हमारे साथ बने रहे, क्योंकि एक अच्छे एम्प्लॉय का मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, अच्छे एम्प्लॉय को बनाए रखना भी मुश्किल है, क्योंकि द स्टोन विच इज फिट फॉर अ वॉल विल नॉट लाई ऑन द स्ट्रीट। पत्थर जो दीवार पे लगने योग्य है वो सड़क पे पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। सो जस्ट डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय ईश्वरा। अब तीसरा पॉइंट उनका था कंपटीशन। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से पेरेंट्स हैं जो ये कंपटीशन की भावना को इंजेक्ट करते आ रहे हैं। बेटा फर्स्ट आना है, रेस में फर्स्ट आना है,
स्टडीज में फर्स्ट आना है, डांस में फर्स्ट आना है, कराटे में फर्स्ट आना है, बेटा क्या हो गया कि भाई वो आपका हीरो हो गया है कि भाई उसको तो हर जगह फर्स्ट आना ही आना है। और दूसरी बात, उससे कोई गलतियां होनी नहीं चाहिए। तीसरा, कंपैरिजन। हर एक माँ बाप है या एम्प्लॉयर्स है या कंपनी है या दूसरा व्यक्ति है, कोई भी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं, और जहां पे कंपैरिजन है कंपटीशन होगा। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि देयर इज नो कंपैरिजन पॉसिबल, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना कर्मा अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके पास्ट कर्मा अलग है, उसका वैल्यू स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, उसके काम करने की शैली, सोच समझ बिल्कुल अलग है। सो यू कैन नॉट कंपेयर टू डिफरेंट पीपल, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। और एक बात, व्हाई कॉर्पोरेट डू दिस? तो कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया, दे आर इग्नोरेंट अबाउट सत्व गुणा। उन्हें पता ही नहीं सत्व गुण क्या है। उन्हें केवल पता है कि ये तमस है, और तमस से रजस पे लाने का तरीका है कि आप उनमें रजस इंजेक्ट करो, प्रेशराइज करो, उनको पुश करो, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना प्रेशर लेना है, या बुफे है छोड़ दो, प्रेशर नहीं लेना है, काम करना है मगर प्रेशर लिए बगैर। दूसरा उनकी प्रॉब्लम है, दे एक्सपेक्ट क्विक एंड शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। उन्हें चाहिए कि हम फटाफट फटाफट ये कर्मा जो हमारा रिजल्ट है वो दिखा दें। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म। दे लैक vision. They are not the visionary, or they lack values in their life. They lack maturity in their life. In short, they try to develop machines called manager, not the human. तो ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में यही होता है कि वो अपने जो मैनेजर रूपी मशीन से केवल उसी का ध्यान रखते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो मैनेजर बाद में है, मगर सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है। सो उस पूरे ह्यूमन बीइंग को आपको होलिस्टिक अप्रोच के साथ में डील करना चाहिए। पूरे ह्यूमन बीइंग का विकास अगर होगा तो वो एक अच्छा मैनेजर भी होगा, एक अच्छा हस्बैंड भी होगा, एक अच्छा फादर भी होगा, एक अच्छा पुत्र भी होगा। सो वी मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव द होल पर्सन, नॉट जस्ट द मैनेजर हु इज वर्किंग इन अ कंपनी। और एक बात है, दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ, जब तक आप किसी के अंडर में काम करते हैं, और खास तौर पे ऐसे व्यक्ति के अंडर में हु लैक्स विजन या मैच्योरिटी, तो स्ट्रेस तो गारंटेड है। लेकिन अगर आप किसी के अंडर में भी काम करते हैं और आपकी अपनी सोच है, तो भी स्ट्रेस होगा, क्योंकि आपको वो फ्रीडम नहीं मिलता है अपने तरीके से काम करने का, बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ समबडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो सोल्जर्स हैं, दे हैव नो चॉइस। वो उनके पास ये चॉइस नहीं है कि मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है, ये लड़ना है या नहीं लड़ना है। उनको आदेश मिला लड़ना है तो लड़ना है, दैट्स ऑल। दे हैव जस्ट वन ड्यूटी, दे हैव टू ओबे द ऑर्डर्स। जो ऑर्डर्स उनको मिले अपने अथॉरिटी से, हायर अथॉरिटी से, वो उनको पूरा करना ही है। फिर वो चाहे युद्ध धार्मिक है या अधार्मिक है, जैसे कौरव और पांडवों के केस में हुआ था। सो अगर आपका लीडर धर्म के साथ में है, यू आर फॉर्चुनेट। तो वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज लाइक एक वॉर की तरह ही है, जहां पे अगर आपका लीडर एक धार्मिक है, आपकी कंपनी एक धार्मिक है, जो जेन्युइनली प्रोडक्ट बनाता है और जेन्युइनिटी के साथ में वो सेल करता है, वो एथिकल है, वैल्यू बेस्ड है, भले ही सैलरी कम मिले, यू बेटर चूज दैट काइंड ऑफ कंपनी, बिकॉज लॉन्ग रन में आपको उसी कंपनी से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है शुभा जी का। एज पर अद्वैता द ब्रह्मन इज एकम अद्वितीयम, निराकार निर्गुणा, then why the concept of saguna brahman with varied forms introduced by the shastras? अगर हम ये मानते हैं कि और अद्वैत के अनुसार ब्रह्मन एकम है, अद्वितीयम है, निराकार है, निर्गुण है,
तो फिर क्यों सगुण ब्रह्म को, यानी ब्रह्मन विद फॉर्म, विद वेरिड फॉर्म्स, या अलग अलग रूप में, रंग में इंट्रोड्यूस किया है, वो भी शास्त्रों द्वारा, ऐसा क्यों किया गया? यस, ब्रह्मन इज एकम अद्वितीयम, बट नॉट इन आवर बुद्धि। ब्रह्मन है ऐसा एकम अद्वितीयम, लेकिन हमें तो अलग अलग दिखता है, विभिन्नता दिखती है, पूरे जगत में अलगाव भाव है। अपने घर में हस्बैंड अलग है, बच्चे अलग है, मैं अलग हूं वगैरह, ये सब अलग अलग का भाव है। सो वी सी द्वैतम। एंड दूसरी बात, वी कांट अट्यून टू निर्गुणा डायरेक्टली। हम सीधे निर्गुण से, निराकार से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं शून्य पे फोकस करो, आप कहोगे किस पे फोकस करूं? तो आप कहोगे अच्छा चलो मैं शून्य ड्रॉ कर देती हूं और शून्य पे फोकस करती हूं। दैट्स नॉट शून्य। शून्य यानी नथिंगनेस, यानी कोई पिक्चर नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कुछ नहीं। उस शून्य में करना आप नहीं कर सकते। आप उस निर्गुण निराकार पे करना आप नहीं कर सकते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, ओम इज द साउंड सिंबल। हम जब कहते हैं ओम के ऊपर मेडिटेशन करना है, तो ओम साउंड सिंबल के ऊपर मेडिटेशन करना है। तो लोग अब क्या करते हैं, ओम का सिंबल ड्रॉ करते हैं, उसका पिक्चर सामने रखते हैं। दैट इज नॉट मेडिटेटिंग ऑन ओम, दैट इज मेडिटेटिंग ऑन द पिक्चर ओम, जिसको हमने इन्वोक कर दिया, जिसमें हमने ईश्वर को इन्वोक कर दिया। तो आप चाहे फिर रामा की, कृष्णा की, क्राइस्ट की, किसी के ऊपर भी आप मेडिटेट कर सकते हो। अगर आप ओम पिक्चर पे करते हो तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। लेकिन अगर आप ओम साउंड सिंबल पे मेडिटेट नहीं करते हो, देन यू आर नॉट मेडिटेटिंग ऑन ओम, यू आर मेडिटेटिंग ऑन पिक्चर ओम। दैट इज नॉट ओम मेडिटेशन। और एक बात, जो नियम है, प्रकृति का नियम है या समझने का जो नियम है, वी गो फ्रॉम द नोन टू द अननोन। आपको अगर कोई अननोन वस्तु की जानकारी चाहिए, उसको जानना है, तो आप नोन वस्तु से ही जान सकते हैं। एंड ईश्वरा निर्गुण ब्रह्म जो है अननोन है। व्हाट इज नोन टू अस इज दिस जगत। तो ये जगत में हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, उस फॉर्म के माध्यम से हम उस ब्रह्म से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे फॉर्म को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे एक न्याय है, चंद्र शाख न्याय। तो वहां पे एक फादर है जो अपने बच्चे को बताता है कि चंद्र कहाँ है। तो वो कहता है कि देखो वो पेड़ देखो, उस पेड़ की वो लेफ्ट साइड वाली जो दूसरी ब्रांच है, उस ब्रांच में एंड में जाओ। उस ब्रांच के एंड में जब जाओगे कि दो पत्ते के झुंड ऐसे गए हैं, वो देखो। उन दो पत्तों के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको चंद्रमा मिलेगा। इसे कहते हैं चंद्र शाखा न्याय। दैट ट्री हैज नथिंग टू डू विद द मून। ट्री का, उस पेड़ का, उस वृक्ष का चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं, न तो उस ब्रांच का है ना उस पत्ते का है। लेकिन आप उस पेड़ को इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे को चंद्रमा दिखा देते हो, और चंद्रमा देखने के बाद पेड़ की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से सगुण ब्रह्म की जरूरत आपको तब तक है जब तक आप निर्गुण तक पहुंच नहीं जाते, और जैसे ही आप निर्गुण पे पहुंच जाओ, आपको सगुण की जरूरत नहीं, आप ड्रॉप कर सकते हो। सो विद दिस वी विल कंक्लूड आवर टुडेज सेशन। और सेशन खत्म करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट। जैसे हमने बताया कि मंडे को, कमिंग मंडे को हम भगवत गीता चांटिंग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 से। तो जो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें, हम वहां पे आपको डिटेल भेज देंगे। और दूसरा गूगल फॉर्म दिया है, आप उसको भी फिल कर दें। और तीसरा एक काम तो आप अभी कर सकते हैं राइट नाउ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको लगता है कि वेदांत शास्त्र दूसरों तक पहुंचना चाहिए और ये अवेयरनेस पहुंचना चाहिए, तो प्लीज शेयर द ऑथेंटिक नॉलेज ऑफ वेदांता with other people, and
अगर आपको लगता है कि आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल सुबह होगा सुजाता जी का 4th चैप्टर भगवत गीता का, जहां पर वो कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकास डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट मिस 3rd and 4th चैप्टर एट ऑल, राइट। और एक और बात, 3rd चैप्टर अभी भी यूट्यूब पे है, विच वी आर गोइंग टू रिमूव इट बाय दिस संडे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।